Hello and welcome again to this third part of the term symbol lecture. पिछली बार हम लोगों ने जो अपनी बात शुरू की थी उसमें जर्मेनियम का एग्जाम्पल लिया था जिसमें p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और वहाँ कैलकुलेट किया था कि कुल मिला के इसमें 12 टर्म सिंबल्स आएंगे। ट्रिपलेट स्टेट होते हैं तो 3 टर्म सिंबल्स जो थे वो ट्रिपलेट स्टेट के लिए थे और 9 टर्म सिंबल 3 टर्म सिंबल सिंगलेट स्टेट के थे और 9 टर्म सिंबल ट्रिपलेट स्टेट के थे। तो अगर हम 4p और d के लिए एक अनपर्टर्ब्ड कंडीशन बनाए तो हम एक सिंगल एनर्जी लेवल एक फोर्थ लेवल के लिए हम सिर्फ एक बना रहे थे लाइन जैसा कि बोहर के मॉडल में था। लेकिन अगर स्पिन इंटरेक्शन को माना जाए देन हमारे पास सिंगलेट और ट्रिपलेट ये 2 तरह की बाइफिकेशंस हो जाते हैं। फिर फर्दर जब हम लोगों ने उसमें और भी अप्लाई किया स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की और एल को भी उसके अंदर इंक्लूड किया तो वहाँ पर हमारे पास 3 और डिवीजन दिखे जो कि सिंगलेट पी, सिंगलेट डी और सिंगलेट एफ था। ऐसे ही ट्रिपलेट के साथ भी अगर हमने एल के सारे वैल्यू ले ली तो हमारे पास ट्रिपलेट पी, ट्रिपलेट डी और ट्रिपलेट एफ स्टेट मिल गई। तो जैसे जैसे हम इन्वॉल्वमेंट करते जा रहे हैं उसमें और ज़्यादा टर्म और ज़्यादा इंटरेक्शंस को इंक्लूड करते जा रहे हैं, हमारे पास डिवीजन बढ़ता जा रहा है। अब जब हमने इन सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के लिए जब जे की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमारे पास टर्म सिंबल आ गए। तो टर्म सिंबल हमारे पास आए 3p2, 3p1 और 3p0। ऐसे ही डी के लिए जब डी के लिए जब जे की वैल्यू कैलकुलेट की गई तो हमारे पास 3 टर्म सिंबल आए 3d3, 3d2 और 3d1। सिमिलरली एफ के लिए भी हमने जे की वैल्यू कैलकुलेट की, 3 वैल्यू जे की आई और हमारे लिए ट्रिपलेट F4, फिर ट्रिपलेट F3 और ट्रिपलेट F2। तो ये हमारे पास कुल मिला के 12 स्टेट आ गए। अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने से F में ट्रिपलेट है, डबलेट है, उनको एक क्रम में रखा है। जैसे इसको देखें आप, 3p2 को ऊपर रखा है, 3p0 को नीचे रखा है। तो ये एनर्जी के कंपेरिजन में है। तो जो हायर है, जो हायर स्टार्टअप है वो हायर एनर्जी, जो लोअर है वो उसकी कंपेरेटिवली लोअर एनर्जी। तो हमारा क्वेश्चन है कि हम कैसे जान पाएंगे कि किस एनर्जी लेवल की पोजीशन कहाँ होनी है, अप होनी है, डाउन होनी है। और इसके लिए हमारा जो हमें जो रास्ता दिखाएगा वो होगा हुंड रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऐसे नाम से जाना ही जाता है। तो हुंड ने इन सारे रिलेटिव एनर्जीज को पता लगाने के लिए एक 3 रूल बताए थे और उन रूल की मदद से ही हम इन सारे एनर्जी लेवल को अरेंज करते हैं। जैसे पहला रूल है जिसमें ये कहा जाता है कि टर्म विथ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो टर्म जिनकी मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा होती है उनकी लोअर एनर्जी होती है, उनकी एनर्जी को हम लो रखते हैं, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में उनको मानते हैं। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि लोअर एनर्जी मतलब होता है मोर स्टेबिलिटी, कि हायर एनर्जी मीन्स अनस्टेबिलिटी। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के जो टर्म होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए एनर्जी में लो होते हैं। तो इसको अगर हम एक निमोनिक्स जैसा देखें तो अगर हम S यानी मल्टीप्लिसिटी के लिए अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एनर्जी उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एक तरह का उल्टा रिलेशन, रेसिप्रोकल सा यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है। तो ये है हमारे हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल का पहला टॉपिक जो कि मल्टीप्लिसिटी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मल्टीप्लिसिटी यानी जैसे स्पिन के साथ एक रूल है, वैसे एंगुलर मोमेंटम के साथ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ भी एक रूल है हमारे पास। और वो रूल ये कहता है कि जैसे अगर हमने ऑर्बिटल मोमेंटम की मल्टीप्लिसिटी निकाल ली, 2l+1 ऐसा तक निकाल लिया, तो वहाँ पर आप ये समझिए कि हमारे पास बहुत सारे टर्म वैल्यूज़ हैं। तो इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी L की वो स्टेबल होगी, यानी उसके लिए एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर क्या पहला रूल है कि मल्टीप्लिसिटी जिसके लिए मैक्सिमम है उसके लिए टर्म सबसे एनर्जी कम होगी, वैसे जिसके लिए टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम जिसके लिए सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए एनर्जी की वैल्यू कम होगी। अच्छा, एक तीसरा रूल है और वो तीसरा रूल ये कहता है कि अगर लोवेस्ट वैल्यू आप J निकालो तो अगर J की वैल्यू लो है तो उसके लिए एनर्जी की वैल्यू भी लो होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जब देखें कंपैरिजन करें, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम पे एनर्जी कम, L मैक्सिमम पे एनर्जी कम और J मिनिमम पे एनर्जी मिनिमम। अब हम बारी बारी से इनके फिजिकल इनसाइट को जरा बहुत ही ब्रीफली देख लें। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी का मैक्सिमम होने का मतलब नॉर्मली आप सोच सकते हो कि पैरेलल स्पिन अरेंजमेंट होंगी। तो या तो प्लस दोनों ही अपवर्ड हो या दोनों ही डाउनवर्ड हो। अगर प्लस माइनस अपवर्ड डाउन है तो उसके लिए S0 होगा, तो सिंगलेट स्टेट हो जाएगी। अगर सब पैरेलल होंगे तभी हम ट्रिपलेट और इस तरह के हायर स्टेट पाएंगे।
तो पाउली लॉ कहता है कि अगर एक ही डायरेक्शन में सारे स्पिन हैं और तभी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होंगे, तो पाउली लॉ कहता है कि फिर एक ही ऑर्बिटल में नहीं रह सकते, फिर उनको अलग अलग ऑर्बिटल में रहना पड़ेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन स्पिन के साथ अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे तो उनके बीच का इंटरेक्शन एनर्जी भी कम होगी, दूर हो जाएंगे एक तरह से आप मान लो। तो ऐसी स्थिति में जब उनके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी कम होगी तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसी को हम कह सकते हैं कि वो लोवेस्ट एनर्जी के साथ होंगे। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होगी तो पाउली लॉ की वजह से वो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होने चाहेंगे, एक ही ऑर्बिटल में नहीं एडजस्ट होंगे, इसीलिए उनके इंटरेक्शन एनर्जी भी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, दूसरा लॉ है कि मल्टीप्लिसिटी में अगर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एल है तो लोवेस्ट होगी। जरा इमेजिन करो कि अगर अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं कि सब के सब एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते समय सब के सब तो क्लॉकवाइज है, सब एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में है तो इस बात की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होगी कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। लेकिन अगर एक दूसरे के अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कभी न कभी ऐसा जरूर होगा कि जब वो मैक्सिमम इंटरेक्शन करेंगे। तो इसीलिए एल की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब यानी सारे अपवर्ड डायरेक्शन में तो ई कम होगा। ऐसे जे के साथ भी है, तो जे तो एल और एस की कपलिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम फील्ड स्टेट, हाफ फील्ड स्टेट की बात करेंगे आगे जब टर्म वैल्यू निकालेंगे, तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ एक रिलेशन है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लोवेस्ट एनर्जी, मैक्सिमम एल लोवेस्ट एनर्जी, लोवेस्ट जे मतलब लोवेस्ट एनर्जी। अब बात करते हैं हम जे कपलिंग की। देखो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ith इलेक्ट्रॉन का जो एल है और ith इलेक्ट्रॉन का जो एस है, यानी कि ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन जोड़ करके हम ith इलेक्ट्रॉन के लिए जे की वैल्यू यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लू लाइन के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। अब क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके जे हमने कैलकुलेट कर लिए, उनके इंडिविजुअल एल और एस को कैलकुलेट करके, और फिर उन सभी जे I1 J1 J2 J3 मिला करके फिर हमने टोटल जे निकाला। तो ये सारा हिसाब बिल्कुल उल्टा है, जैसा कि LS कपलिंग में था उसके ऑलमोस्ट अपोजिट है। वहाँ इंडिविजुअल L1 L2 L3 जुड़ के L बनाते थे, इंडिविजुअल S1 S2 जुड़ करके S बनाते थे, फिर उससे J बनता था। यहाँ पर क्या है, सारे L1 S1 जुड़ के J1 बनाएंगे, L2 S2 मिलके J2 बनाएंगे और फिर वो J1 J2 मिलके J बनाएंगे। तो आप मान सकते हो कि द JJ कपलिंग मेथड इज ऑलमोस्ट अपोजिट टू द LS कपलिंग मेथड, और ये हैवी एटम्स के ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर की शुरुआत में बात की थी, जहां हम लोगों ने हैमिल्टोनियन के अंदर जो डिफरेंट हैमिल्टोनियन टर्म्स हैं उनका कंपैरिजन किया था। तो वहाँ हमने बताया था कि जो स्पिन ऑर्बिटल मोशन का जो हैमिल्टोनियन है वो उसके मीन हैमिल्टोनियन से ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो डोमिनेट करता है और हैवी एटम में तो जो कोर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कोर से काफ़ी दूर हो चुका है। क्यों, हैवी एटम होने की वजह से उसकी एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के जो एल हैं ऑर्बिटल मोशन का और जो एस है स्पिन मोशन का बिहेवियर, वो आपस में सम अप होते हैं और वो एक इंडिविजुअल जे कैलकुलेट बना देते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम वहाँ पर बना देते हैं। तो हाँ, जे हो जाता है, जे बना देते हैं। अब जितने भी जे वैल्यूज हैं J1 J2 J3 है, उस तरह से ये सब आपस में जुड़ते हैं और टोटल जे बना देते हैं। तो इस तरह से जे कपलिंग में हम नाम जैसा सजेस्ट कर रहे हैं कि डिफरेंट जेस मिल करके इस तरह से वैल्यू बना रहे हैं। अच्छा, एक इमेजिनरी सिचुएशन हम देखते हैं कि जब हम मान लें कि वही एग्जाम्पल जो हमने LS कपलिंग के लिए लिया था वैसा ही कुछ है कि 4p और P1 में और D1 में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब जस्ट इमेजिनरी कंपैरिजन करने के लिए। अगर जे कपलिंग को देखें तो इसमें वही चीज़ हम निकालेंगे यहाँ पर कि अगर हम P के लिए निकालें तो P के लिए L1 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हमें मालूम है ना S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, और स्पिन को हम हाफ मान लें। ऐसे ही L2 को ले लेते हैं, L2 D के लिए 2 हो जाएगा और S2 को हाफ मान लें। तो जब तक हमारे पास कोई खास कारण नहीं है तो हमें S2 को या S को हाफ मानने माइनस हाफ की कोई ऐसा लॉजिक नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करें, इन्हें L1 S1 को मिला करके J की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो आप देख सकते हो कि L प्लस से लेके L माइनस तक आप लोगे तो यहाँ पर हाफ और 3/2 आ जाएगा। ठीक है, मॉड ले रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने प्लस माइनस आगे पीछे कर दिया, तो कोई इसका इतना ज़्यादा हमने उस पर नहीं कह रहे हैं उसको। ऐसे ही J2 के लिए अगर आप बात करोगे तो J2 के लिए 2 और हाफ है, तो जब माइनस होंगे तो 3/2 आएंगे और जब प्लस होंगे तो 5/2 आएगा। तो J1 की दो वैल्यूज है, हाफ 3.5 और दूसरा है J2 की वैल्यू 3/2 और 5/2। अब इनके कॉम्बिनेशन लेते हैं
तो कॉम्बिनेशन अगर आप लोगे तो ऐसा हो सकता है कि मान लो J1 का हाफ जो है वो J2 के 3/2 के साथ कपुल हो, और J1 का हाफ J2 के 5/2 से कपुल हो। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि J1 का 3/2 J2 के 3/2 से कपुल हुआ, और J1 का 3/2 J2 के 5/2 से कपुल हुआ। तो ये J1 J2 के ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए। अब इन कॉम्बिनेशन के लिए हम टोटल J निकालते हैं। तो पहले कॉम्बिनेशन को लेते हैं। तो अगर यहाँ पर J की वैल्यू होगी तो वो J1 माइनस J2 से लेकर J1 प्लस J2 तक होगी, जैसा कि L और S के लिए हम लोग अभी तक करते आए हैं। तो हाफ और 3/2 को अगर हम आपस में देखेंगे तो जब ये घटेंगे तो 3/2 माइनस हाफ हो जाएगा 1, और जब दोनों मिल जाएंगे तो जाएगा 2। तो यहाँ J की 2 वैल्यू आ जाएंगी 1 और 2। ऐसे ही दूसरे सेट के लिए हाफ और 5/2 के लिए अगर हम देखेंगे तो जब घटाओगे इसमें तो हो जाएगा 4/2 यानी 2, और यहाँ दूसरा हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो 2 और 3 ये दो वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ आते हैं 3/2 के स्टेट के लिए। तो जब दोनों घटेंगे तब तो 0 हो जाएगा। तो 3/2 इसके लिए जो J होगा इट इज 3/2 माइनस 3/2, और जाएगा 3/2 प्लस 3/2। तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 3। अब बीच की जगह भर दें 1 2, इंटीजर वैल्यूज होती हैं यहाँ पर, तो ये इंटीजर वैल्यूज हमने भर दी। अब बचा हमारे पास चौथा सेट। चौथे सेट में हमारे पास कौन कौन है, 3/2 है और 5/2 है। तो चलो भाई इनके भी ले लेते हैं कॉम्बिनेशन। तो 5/2 माइनस 3/2 से लेकर 5/2 प्लस 3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 3 2 1, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 8/2 4। तो 1 2 3 4, तो ये 4 यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब ये जितनी J की वैल्यूज हैं इनके हिसाब से हमारे टर्म वैल्यूज आ जाएंगे। तो हमारे पास कितनी हो गई, 4 4 8 2 10 2 12। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ भी हमारे पास टोटल 12 टर्म वैल्यू आएंगी। 2 ये हो जाएंगे और 4 ये और 4 ये। तो इस तरह से JJ कपलिंग में भी हम उस P1 D1 कॉम्बिनेशन के लिए टोटल 12 टर्म वैल्यूज पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द JJ कपलिंग। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको समझ बनी होगी। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।